नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दो अहम उद्यानिकी फसलों की। जी हाँ, बात होगी नींबू की और आम की। आम के बौर इन दिनों लगने शुरू हो गए हैं और इस वक्त आम के पेड़ों को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि नींबू की फसल लेते समय कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार नींबू के बागीचे का हमें ध्यान रखना है। इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं नींबू लगाने की उन्नत तकनीकों के बारे में कि नींबू की कौन सी किस्में लगाई जानी चाहिए, उनको लगाने की तकनीक क्या होनी चाहिए, कीड़ों से नींबू के पौधों का कैसे बचाव करना है और भरपूर उत्पादन मिले, इसके लिए हमारे जो उद्यानिकी किसान भाई हैं वो कौन से तरीके, कौन से उपाय अपना सकते हैं। तो नींबू की उन्नत तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सोनकर जी। किसान साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. सोनकर नागपुर के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहते हैं, वहाँ से हूँ। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नींबू वर्गीय फलों की बागवानी देश के सभी हिस्सों में की जाती है, जिसमें कि फल वृक्ष लगाने से लेकर के उसकी तुड़ाई तक की कई प्रक्रियाएं होती हैं, जो वैज्ञानिक ढंग से यदि आप करें तो उसमें काफ़ी लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भूमि का चुनाव करें। भूमि का चुनाव जो करें तो वहाँ पर पानी नहीं लगना चाहिए, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आपको एक नई पद्धति हम लोगों ने विकसित किया है, मेड़ पर नींबू वर्गीय फलों की बागवानी। तो मेड़ पर 6 मीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे 3 मीटर की दूरी पर आप लगाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी अच्छी तरह से बेड के ऊपर भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि जड़ों का फैलाव अच्छा हो सके। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को पानी ड्रिप के माध्यम से, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, उसके माध्यम से ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जब उसमें गड्ढे बनाते हैं तो उस समय आप करीब 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा बनाएं और उसमें अच्छी तरह से गोबर की सड़ी खाद, जो काली खाद होती है, करीब 6 से 8 महीने पुरानी, उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा नीम की खली उसमें डालें। और बारिश का महीना सबसे अच्छा होता है पौधे लगाने के लिए, जब नमी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। और पौधे उस समय आप तैयारी करके जून के महीने में, गर्मी में तैयारी कर लें, और बारिश जब शुरू होती है, 2-3 बारिश हो जाती है, उस समय लगाएं। पौधे लगाने के बाद में आप उसको समय समय पर पोषक तत्वों का उसमें उपयोग करें, जिससे कि पौधों की बढ़वार सही हो सके। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कई बार, जो हमारे किसान भाई हैं, नज़दीक के नर्सरी से पौधे खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से जो पौधों की अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी पौधे खरीदें, आप या तो विश्वस्त नर्सरी हो या कृषि अनुसंधान केंद्र अथवा कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं भारत सरकार के, वहाँ से खरीदें, ताकि नींबू के पौधों की जो किस्म है अच्छी मिल सके और उस स्थान की जलवायु के अनुसार किस्म का चुनाव करें। इसमें कुछ किस्में हैं, जैसे हमारे केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान के हमारे साथियों ने कुछ किस्में विकसित की हैं, जिसमें NRCC 7, NRCC 8, इसके अलावा साई सरबती है एक वैरायटी, और इसके अलावा PKM 1, जिसे जयदेवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ कई ऐसी किस्में हैं जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में उगाई जा रही हैं और अच्छा परिणाम दे रही हैं। तो जब भी आप पौधों का चुनाव करें, किस्मों के अनुसार करें, ताकि आपको अच्छी गुणवत्ता और उपज सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही समय समय पर कीड़े मकोड़े और बीमारियों का ध्यान रखें। इसमें एक कैंकर की बीमारी आती है, जो देखते होंगे आप कि उसमें लकड़ी के समान छींटे दिखाई देते हैं, जिससे कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पर भी होता है और फल पर भी होता है, जिसके वजह से फलों की जो मार्केटिंग है वो प्रभावित होती है और गुणवत्ता, जो आंतरिक गुणवत्ता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन का समय समय पर छिड़काव करें। खास तौर से बारिश के समय में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। एक बहुत अच्छी पद्धति है एक बोर्डो पेस्ट, जिसे कि आप मानसून के पहले और मानसून के बाद में ये ज़रूर लगाएं। इसको लगाने के लिए करीब तने में 2-2.5 फीट ऊंचाई तक इसका प्रयोग करें। इसके लिए आप
दो रसायन आप जरूर नोट करें। एक तो नीला थोथा जिसे तुतिया कहते हैं, और दूसरा चूना, बुझा हुआ चूना। इसको अलग अलग प्लास्टिक की बाल्टी में रात को भिगो दें और सवेरे दोनों जो रसायन हैं उनको एक साथ मिलाएं और तीसरी बाल्टी में मिला करके उसका परीक्षण करें। और परीक्षण की सबसे आसान पद्धति है कि आप लोहे की छड़ ले लें और उसको घिस करके उसका जो जंग वगैरह साफ़ करके उसको उसमें डुबोएं, और उसमें डुबोने के बाद ऐसे हवा में करें। यदि उसका रंग सफ़ेद आता है तब तो आपका घोल सही है, यदि सफ़ेद नहीं आता है तो उसमें थोड़ा चूना और मिला दें और मिला करके उसको मिला लें। और मिलाने के बाद में पौधों के तने पर करीब करीब 2-2.5 फीट आप ज़रूर लगाएं। ये मानसून के पहले और मानसून के बाद में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि कुछ फफूंदनाशी बीमारी होती है, जो फफूंद बीमारी होती है, उससे आपको निजात मिल सके। और इसके बाद में समय समय पर यदि आपको पौधों की पत्तियों पर कुछ जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी नज़र आती है तो पत्तियों को देख करके पोषक तत्वों का प्रयोग करते रहें। ख़ासतौर से जब पौधे करीब फल नहीं देते हैं उस समय पौधों में जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है उसकी आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं और फल देने लगते हैं 4 साल 5 साल में उनकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो पौधे जब 8 साल के हो जाएं या इससे ऊपर तो करीब करीब 800-900 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास, इसके अतिरिक्त आप उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी साल में एक बार करीब 400 से 500 ग्राम जरूर दें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई लक्षण दिखाई दे, जैसे जिंक के कुछ लक्षण आते हैं जो पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो जिंक के उर्वरक उसमें प्रयोग करें। साल में एक बार आपको पौधों की जड़ों के आसपास में गोबर की सड़ी खाद जरूर प्रयोग करें, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहे। और समय समय पर, क्योंकि ये नींबू वर्गीय फल उथली इसकी जड़ें होती हैं, जिसकी वजह से इनको समय समय पर उर्वरक की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये मत सोचें आप कि आपने एक बार खाद दे दिया या रासायनिक खाद दे दिया तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मात्रा हमने बताया है आपको, उसको थोड़ी थोड़ी करके उसको 8 से 10 हिस्सों में बांटें। बारिश के 1-2 महीने छोड़ करके, क्योंकि उन दिनों में जब हम रासायनिक खाद देते हैं तो बारिश की वजह से वो बह जाता है। तो इसके अतिरिक्त जो समय होता है उसमें आप देते रहें। फल लगने के बाद में आपको उसमें जब उसका फल सेट हो जाता है तो आपको उसमें ध्यान देना है कि फास्फोरस और पोटैश फल को बढ़ने के लिए समय समय पर देते रहना है। जब फल हरे से पीले रंग में परिवर्तित होता है उस समय आपको खास तौर से पोटैश की मात्रा ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे कि फलों की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे। आप जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको जो मेड़ पद्धति है उसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा कि फलों की बढ़वार उसमें, चूँकि इसमें एक वैज्ञानिक पद्धति है, हमारे संस्थान ने पिछले 8-10 सालों में इसे विकसित किया है। और इसमें मिट्टी की जो भूरी हिस्सा होता है मिट्टी का, उसको ऊपर किया जाता है, जिसकी वजह से जड़ों का फैलाव बहुत बढ़िया होता है। और आने वाले समय में 2-3 सालों में आप देखेंगे कि उसकी बढ़वार आपके जो पारंपरिक ढंग से पौधे लगाए जाते हैं उससे 2 गुना तक बढ़वार देखी गई है हमारे संस्थान ने जो इसकी तकनीक विकसित किया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी पानी रुकता है खेत में, आप इस पद्धति का उत्तर से दक्षिण की तरफ आप मेड़ बनाएं और उस पर पौधे लगाएं। और पौधे लगाने का, जैसे कि मैंने बताया, कि बारिश का महीना सबसे बढ़िया होता है और इसके अलावा आप अक्टूबर-नवंबर तक भी पौधे लगा सकते हैं। तो मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आपको अगर कोई आवश्यकता महसूस होती है नींबू वर्गीय फलों के बारे में, खासतौर से नींबू, संतरा, मौसमी, तो हमारा जो केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, वहाँ की वेबसाइट भी है, ऐप भी है, उस पर भी, और मेरा नंबर भी आप नोट कर लें 9423404415। इस नंबर पर आप मुझे बात कर सकते हैं और जो भी आपकी शंका होगी मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। किसान भाइयों, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आम के बागीचों की आपको किस प्रकार देखभाल करनी है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो कुछ ही महीनों का इंतज़ार है जब हमारी मंडियों में आम नज़र आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे किसान भाइयों को आम के बागीचों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी, क्योंकि ये वो वक्त होता है किसान भाइयों जब आम के पेड़ों में कीड़े लगने की आशंका बनी रहती है। इस वक्त कटाई छटाई बेहद ज़रूरी हो जाती है और आम के बागीचों की देखभाल करने से आम की जो बढ़वार है, जो उत्पादन है, वो बहुत अच्छा होता है। तो डॉक्टर विजय अग्रवाल जी से हम समझते हैं कि इस वक्त आम फसल में कौन कौन से सामयिक कार्य हमारे किसान भाइयों को करने हैं, या फिर आम उत्पादक किसान भाई इस वक्त क्या करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि इस सीज़न में उन्हें आम की बहुत अच्छी फसलें मिलें। तो डॉक्टर विजय अग्रवाल जी से हम समझते हैं आम के समसामयिक कार्यों के बारे में। आप वैज्ञानिक उद्यानिकी हैं और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में आप पदस्थ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आम के फसल में कौन से ऐसे सामयिक कार्य हैं जो हमें किए जाना चाहिए। किसान भाई, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आम की फसल व्यापक पैमाने पर लगाई जाती है और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर आम का फसल बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है। तो आम के फसल में अभी बहुत सारे ऐसे सामयिक कार्य हैं, क्योंकि फूल आने का समय शुरू होने वाला है। इस समय बहुत सारी चीज़ों की देखभाल करनी है। जैसा कि अभी जनवरी जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड का मौसम है और ऐसे बगीचे जो हमने पिछले साल ही लगाए हैं या 1-2 साल पहले लगे हुए जो पौधे छोटे हैं, तो पाला लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। किसान भाइयों, हमें पौधों को पाले से बचाने की बहुत ही आवश्यकता है। विशेषकर जो छोटे पौधे होते हैं उसमें जो कम तापमान के कारण जब तापमान 7-8 डिग्री से कम जाता है तो ऐसे में पौधों के मरने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखें किसान भाइयों, जो हमारे छोटे पौधे हैं वहाँ पर मल्चिंग या पलवार ज़रूर बिछाएं। हमारे पास अगर धान की मल्चिंग है तो उससे मल्चिंग करें, प्लास्टिक मल्चिंग है तो उससे करें। और जो पौधे का थाला वाला क्षेत्र है वह सिंचाई करके चलें, जिससे नमी रहने से पाले लगने की संभावना कम होती है। और बहुत सारे ऐसे बगीचे हैं जो अभी हमने सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही लगाए हैं, तो वहाँ पर आप घास फूस से अगर उस पौधे के ऊपर छाए कर देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा प्रबंधन होगा पाले से फसल को बचाने के लिए। दूसरी चीज़ आती है कि आम से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छा फूल आए, उसमें फल आए, इसके लिए उसका कैनोपी मैनेजमेंट या छत्रक प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि आम में जो शाखाएं हैं उनको समान रूप से विकसित होने देना और आम के जो मध्य में धूप अच्छी आए। कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं कि हमारा बगीचा लगा हुआ है लेकिन उसमें फलन नहीं होता, फूल नहीं आते। ऐसे बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या होती है। इसमें आवश्यकता होती है जिस भाग में पौधे में धूप आती है वहीं पर पुष्प आते हैं और वहीं पर फल बनता है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि पौधों की जो आपस में जो शाखाएं हैं वो चारों दिशाओं में फैली हों और बीच में जो पौधों का बीच वाला भाग है वहाँ पर धूप अंदर आएगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें फूल बनेगा और फल आएगा। और आपस में जो क्रॉस कर रही हैं शाखाएं, उनको आप इसमें से निकाल दें, जिससे अंदर का जो हिस्सा है वो घना ना रहे और धूप हर जगह पर, हर शाखा पे पर्याप्त मात्रा में आए।
कभी कभी क्या होता है कि जब हम छत्रक प्रबंधन करते हैं तो कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं या चाकू का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग ना करके इसमें आरी का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हमारा बगीचा पुराना है और शाखाएं मोटी हैं तो उसके लिए आजकल बैटरी चलित आरी भी आती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इससे काटते हैं तो जो शाखा होती है वो समान रूप से कटती है, इसमें जो छाल होती है वो निकलती नहीं है, तो इसमें रोग का प्रकोप नहीं होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जो पुराने हमारे अनुत्पादक बगीचे हैं जिसमें से फलन नहीं हो रहा है, उसको देखभाल करने का सबसे उपयुक्त समय ही दिसंबर और जनवरी का माह होता है। तो इसमें ऐसे पुराने बगीचे जहां पर फलन नहीं आ रहा है, उन बगीचों में आपको इस समय पुनर्युवीकरण का कार्य या रिजुविनेशन का कार्य करना है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इसमें जब बगीचे का आप निरीक्षण करें, निरीक्षण करके आप देखेंगे कि जो भी सूखी हुई शाखाएं हैं या रोगग्रस्त हैं, कीटग्रस्त शाखाएं हैं, सबसे पहले उनको काट दें। फिर इसके बाद जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, इसमें हमको ध्यान रखना है कि जो मध्य भाग है, पौधे का मध्य भाग है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती रहे, और जो शाखाएं आपस में अंदर की तरफ जा रही हैं या जो शाखा पौधे की हाइट बढ़ा रही है या ऊंचाई बढ़ा रही है, ऐसी जो शाखाएं उनको सिरे से, जहाँ से वो निकली हुई है वहाँ से काट दें, जिससे पौधे की जो हाइट है वो कम होगी। और जो सभी शाखाएं जो खराब हैं, कीटग्रस्त रोगग्रस्त शाखाएं, उनको भी निकाल दें और पौधे को पूरी तरह से लगभग 25 से 30% उसमें छटनी कर दें। और जब इसको आप कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद चूँकि कटे हुए भाग से कहीं ना कहीं रोग या कीटाणु का हमला होने की संभावना रहती है, पौधे के मरने की संभावना होती है, इसलिए बोर्डेज पेस्ट, जैसे कि हमने देखा कि नीलत होता, चूना और पानी की 1-10 यानी 1 ग्राम 1 किलो हमें नीला तोता लेना है, 1 किलो हमको चूना लेना है और 10 लीटर पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और कटे हुए भाग पे लगाएं। अगर ये नहीं है तो देसी गाय का ताज़ा गोबर भी लगा सकते हैं, इससे भी पौधे में इन्फेक्शन की समस्या नहीं रहेगी। अब तीसरी बात जो इस समय आती है, जो इस समय देखने में आ रही है कि बगीचे में कीड़े का प्रकोप, अभी दिसंबर जनवरी के महीने में कीड़े का प्रकोप होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और विशेषकर जो गुजिया कीट होता है या फिर जिसे हम बोलते हैं मिलीबग, ये रुई के समान सफ़ेद संरचना होती है, ये कीट पौधे पर दिखाई देता है और ये कोमल शाखाओं पर बैठता है और आने वाले समय में जो बौर आ रहा है इस पर भी इसका आक्रमण होता है और ये रस चूसता है। किसान भाइयों, हम ये देखते हैं कि जब हम इस कीट के पास जाते हैं और इसको कहीं हम कोई कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो कई बार ये कीट अपने चारों तरफ एक रुई के समान संरचना बना लेता है, जिससे ये कीट मरता नहीं है। तो चूंकि ये कीट ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है तो हमें इसका प्रबंधन उस हिसाब से करना है। सबसे पहले जहाँ पौधा लगा हुआ है वहाँ पर जो नीचे जड़ वाला भाग है उसमें अच्छी सी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद जहाँ से पौधे का मुख्य तना है, मुख्य तने में हमको क्या करना है कि एक बैंड लगा देना है, यानी एक प्लास्टिक की फिल्म तने के चारों तरफ लपेट देनी है और उसके ऊपर कोई पुराना ग्रीस वगैरह आप लगा दें। तो जब ये ज़मीन से जब ये कीड़ा ऊपर की ओर चढ़ता है तो ये चिपक जाता है और ऊपर नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा हम इसमें बगीचे की जो चिकनी मिट्टी होती, 1 किलो मिट्टी भी ले सकते हैं और उसमें 50 ml जो खराब वाला तेल होता है, इंजन ऑयल होता है, उसको ले लें और 250 ग्राम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनको भी पानी के साथ गूंद के और पौधे के चारों तरफ तने में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के आकार में चारों तरफ अगर हम बैंड बना देते हैं तो इससे भी जो कीड़ा है ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है और नुकसान नहीं करता है। किसान भाइयों, अगर हम बैंड नहीं लगा पाए और ऊपर कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा है तो इसमें कार्बोसल्फिलॉन नामक दवा आती है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करनी पड़ेगी। इसके बाद अब बात आती है पौधों में बौर अभी आना चालू हो गया है। बहुत सारी जगहों पे जो अगेती किस्में हैं उनमें बौर आ गया है। बौर आने के साथ साथ इसमें कई प्रकार के आप देखेंगे कीड़े भी आते हैं। इसमें भुनगा जो होता है, जो कि हम इसे हॉपर कीट बोलते हैं, ये आप खेत में से निकलेंगे आम के बगीचे में से तो भुनभुनाते हुए दिखेंगे और ये जो बौर होता है उसका रस चूसते हैं और रस चूसने के कारण जो होता है बौर गिर जाता है और बौर झड़ने की समस्या आती है। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको दिख रही है, खेत में इस समय दिख रही है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और इसके लिए रस चूसक कीट के ख़त्म करने वाली जो दवा आती है जैसे इमिडाक्लोप्रिड होती है, इसकी 0.3
और 3 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, इस समय हम देख रहे हैं कि कई बगीचों में कुछ बीमारियां भी दिख रही हैं, जैसे कि पौधे के जो हमने नए बगीचे लगाए थे या कुछ साल पहले के बगीचे हो गए, उसमें आप देखेंगे कि तने में गोंद निकलने की जगह जगह पे शिकायत आती है कि गोंद निकल रहा है, पौधा सूख रहा है। तो ये उगटा रोग के लक्षण भी इस समय कभी कभी कहीं कहीं पर पेड़ों में दिखाई दे रहे हैं, और ये इसमें क्या होता है कि पूरा पौधा ही खत्म हो जाता है या पूरे पौधे को ही नुकसान पहुंचता है। तो इसको भी हमको नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पौधे से गोंद निकल रही है, पौधा सूख रहा है, तो इसके लिए आपको है ना पहले उस भाग को खुरच के अलग कर देना है। फिर इसके बाद हेक्साकोनाजोल नाम की एक दवा आती है, इसकी 1 मिलीलीटर दवा जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको ग्रसित वाला जो पौधा है उस पर छिड़काव करते हैं। तो इससे हमें रोकथाम होती है और इसकी बीमारी आगे बढ़ती नहीं है। किसान भाइयों, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि बौर का समय आ गया और बहुत सारे किसान भाई चिंतित होते हैं कि हमारा जो आम का बगीचा है उसमें से बौर झड़ रहे हैं। तो हमको पहले ये समझना होगा कि आम में 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक होता है जो कि फल बनता है, मादा पुष्प होता है। एक होता है जिसमें बायसेक्सुअल होता है, जिसमें नर एवं मादा दोनों ही प्रकार के फूल होते हैं। तो 99% जो फूल होते हैं वो फल में बदलते नहीं हैं, सिर्फ 1% जो फूल होता है वो फल में बदलने की क्षमता रखता है। तो उसको आप देखते रहें कि अगर ज़्यादा बौर झड़ रहा है तो पहले आप देख लें, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको, कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है, भभूतिया रोग तो नहीं है, कहीं भुनगा कीट तो नहीं आ रहा है। अगर इस तरह की संभावना नहीं है तो फिर उसको हमको ध्यान रखना है कि जब वो फल में बदलने वाला रहता है, जब बौर से छोटे छोटे सी फल बनने लगते हैं बिल्कुल छोटे आकार के, उस समय हमको इसमें एक रसायन तो नहीं कहेंगे, एक हार्मोन होता है, उसका छिड़काव करना पड़ता है। इसका नाम होता है नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड, और इसकी बहुत कम मात्रा 20 ppm मात्रा यानी 20 ग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर हमको इसको छिड़काव करना पड़ता है। तो जो बौर झड़ने की समस्या आती है उससे रोकथाम होती है और फल इसमें अच्छे बनते हैं। लेकिन हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि रोग या कीट के कारण तो बौर नहीं झड़ रहे हैं। अगर उसके कारण ना हो तो हमको इसमें इस तरह की दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद होता है, किसान भाइयों ध्यान रखें, अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें अच्छा परागण हो, इसके लिए आवश्यक होता है कि हम बगीचे में संभव हो तो मधुमक्खी के बॉक्स रखें। मधुमक्खी पालन से ना केवल हमें मधु के रूप में एक आय का अतिरिक्त स्रोत मिलता है, साथ ही परागण जो होता है, क्योंकि आम पर परागत किस्म होती है, फल होता है, तो इसमें परागण में भी फ़ायदा मिलता है और जिससे फलन अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जिन बगीचों में इस समय फूल आ चुके हैं वहाँ पर आपको सिंचाई की स्टार्ट कर देनी है, और सिंचाई के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहाव पद्धति को इसमें ना अपनाएं तो बहुत ही अच्छा इसमें परिणाम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, ये था यानी आम में समसामयिक कार्य, यानी हमें कीटों का नियंत्रण करना है, इसके साथ साथ जो रोग लग रहा है उसका नियंत्रण करना है, पाले से फसल की देखभाल करनी है हमारी इस समय, और इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आम की फसल में अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।